भैया बोला जय जवान जय किसान। नैना, हाँ भैया, और बताओ हो का हाल चाल बा? देखा है अपन हाल चाल तो इस समय ठीके चल रहल बा। बात यह बा कि अपन देखा आगे खेती के भी तैयारी किसान भैया लोगन हमनी लोगन कर रहल बा इजा। तो देखा खेत का जोताई भयल बा, तो कहल जाला ना कि गर्मी में अपन जोताई ये समय कई दा, तो देखा जब ऊपर नीचे मट्टी हो जाला तो घास फूस जौन हो तो निकल जाला, बिल्कुल तो वो अपन खत्म हो जाला। बिल्कुल एकदम सही बात कहती है। पानी भी बड़ा सही समय पर बरस देले बा। अपन किसान भाई लोग चाहे तो गर्मी को जोताई कर सकन है। ये समय मिट्टी भी नम हो गई बा, लेकिन देखें आज अगर देखल जाए तो आज 30 मई है और 30 मई के प्रत्येक वर्ष हम लोग अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाइला। ये दिवस के मनौले का उद्देश्य जौन बा वो आलू के पोषण, कृषि, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक महत्व के प्रति लोगन के जागरूक कैल बा। देखें, आलू विश्व का सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल में से एक है और करोड़ों लोगन के भोजन का प्रमुख हिस्सा भी मानल जाला। देखें, संयुक्त राष्ट्र का संयुक्त राष्ट्र महासभा जौन रहा वो आलू के वैश्विक महत्व के देखकर 30 मई के अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में मनावे का निर्णय ले ले। एकर उद्देश्य ये बतावल गया बा कि आलू केवल एक सब्जी न है, बल्कि खाद्य सुरक्षा और पोषण सतत विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। आलू का मूल स्थान जौन बा पेरू और एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में मानल जाला। लगभग 7 बरिस पहले वहाँ को लोग एकर खेती आलू का जौन बा शुरुआत कैले रहना है। अब बाद में ये यूरोप और फिर दुनिया के दूसरे देशन में भी पहुंच गल। आज आलू विश्व के लगभग हर देश में उगावल जाला। देखें, आलू में अनेक महत्वपूर्ण पोषक तत्व पावल जाना, जैसे अगर हम लोग कहल जाए कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो पावल जाला। विटामिन सी, विटामिन B6 भी पावल जाला। पोटेशियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट भी पावल जाला। 100 ग्राम आलू से लगभग 75 से 80 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो सकल है। कम समय में तैयार होए वाली फसल है आलू। कम भूमि में अधिक उत्पादन देला। किसान भैया लोगन बदे बड़ी लाभदायक और नकदी फसल है। अब विभिन्न जलवायु परिस्थिति में भी एके हम लोगन उगाए सकीला। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कैले में भी ये अपन एक सहायक भूमिका अदा करल है। देखें, भारत में भी आलू का उत्पादन कैल जाला, बड़े पैमाने पर कैल जाला। देखें, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य मानल जाला। एकरे अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार और पंजाब में भी बड़े पैमाने पर आलू का खेती होला है। भारत में आलू का उपयोग सब्जी, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, स्टार्च और अन्य खाद्य उत्पादन में कयल जाला। आलू के भविष्य का भी फसल कहल जाला, काहे कि तेजी से उत्पादन देला, पोषण प्रदान करला। जलवायु परिवर्तन का जो चुनौती बाई उनके बीच में महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत बन सकला। भूख और कुपोषण कम करे में मदद ई करला। देखा, अगर हम लोगन आलू का अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनावत है जा तो एकरे बदे कृषि प्रदर्शनी का आयोजन करी। जो नई नई तकनीक बा आलू का ओकर जानकारी अपने किसान भाई लोगन के हम लोगन देही, और जो अपन किसान भाई लोग हवा उनके भी सम्मानित करे का प्रयास करी। तो निश्चित बा कि आज का जौन ये अवसर बा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस, आलू केवल भोजन का हिस्सा नहीं बल्कि किसान के आय, पोषण और उनके खाद्य सुरक्षा सतत विकास का आधार भी बा।
तो ये से आलू के हम लोगन अपनाई, पोषण बढ़ाई, किसान भैया लोगन के सम्मान प्रदान करी। तो देखें ये तो बात कही रहल है, लेकिन आज अपने कार्यक्रम में हम लोगन लेक का आल बाई ई भी तनी अपने किसान भाई लोगन के बताए दा। तो देखा है आज अपने कार्यक्रम में हेलो किसानवाड़ी है। आज देखा दिन शनिवार है, तो हेलो किसानवाड़ी फोन इन कार्यक्रम जाई जौन के विषय है बागों का रेखांकन और गड्ढों की तैयारी कैसे करी। अपन जन विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रतन कुमार आनंद, कृषि वाल्मीकि प्रोफेसर, कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद से हैं। तो ये देखा अपन जानकारी दी है, एक सुनल जाई जानल जाई। और देखा मन मैसान भी हुई उमा सिंह का, और ओकरे साथ साथ अपन जन बाजार भाव बा वो देखा पाती मिल गल बा बाबूलाल मोर भैया भेजले हरावरगंज मंडी से। तो हम तो पहले की जानकारी ले ली जाए कि डॉक्टर रतन कुमार आनंद जी का बागों का रेखांकन और गड्ढों की तैयारी कैसे कयल जाए, का जानकारी देते हो। चलो सुनल जाए और जानल जाए। किसान भाई लोग देखें हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल है, और अगर हम लोगन खेती करत है तो निश्चित बा कि शनिवार के दिन हम लोगन के अपने कार्यक्रम किसान वाणी में जौन हम लोगन लेकर आईला हेलो किसान, उनमें जरूर शामिल होए के चाहिए। और देखें इस समय गर्मी का महीना है, लगभग आधा जेठ बीत भी गयल बा। कहे से कि कहल भी जाला कि एक मास ऋतु आगे धावे, आधा जेठ आषाढ़ कहावे। तो अगर जेठ का अंतिम चरण चलता, आषाढ़ आवे वाला बा, तो ऐसने में जौन किसान भाई लोग बाग लगावे का तैयारी करत हवा, उनके कैसे वो बाग का रेखांकन करें, गड्ढा का तैयारी करें, आज यही विषय पर हमार बातचीत हुई। देखें आज हमार संपर्क हो गल बा डॉक्टर रतन कुमार आनंद साहब से, जौन की प्रोफेसर हुआ आप कृषि वानिकी का कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद कुमारगंज में। आपका अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम। डॉक्टर साहब आज हेलो किसान कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत बा। देखें कि ये समय गर्मी का समय चलता और जेठ लगभग आधा बीत ही चुकल बा। तो ऐसने स्थिति में जौन अपन किसान भाई लोग बाग बागवानी लगावल चाहत हुआ, तो तैयारी कैसे शुरू करें? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि जो अभी जैसे ही मानसून शुरू होगा, हमारे किसान भाई बृहद स्तर पे वृक्षारोपण, चाहे बागवानी करना हो या वानिकी करना हो, उसके लिए किसान भाई जो है तो वो वृक्षारोपण के लिए गड्ढे तैयार करेंगे और उसको वृक्षारोपण करेंगे। लेकिन यदि किसान भाई पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर दें, गर्मी के मौसम में ही तैयारी शुरू कर दें, तो आगे चलकर उसका परिणाम काफी अच्छा होता है, पौधों की वृद्धि अच्छी होती है और समस्या नहीं हो पाती। इसलिए ये समय जो है, हालांकि थोड़ा सा विलम्ब हो गया है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा विलम्ब नहीं हुआ है। बागों के रेखांकन का और गड्ढे की खुदाई का बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। यदि 15 दिन पहले और होता तो और बेहतर होता, लेकिन अभी भी किसान भाई अपने बागों के लिए रेखांकन कर सकते हैं और गड्ढे की खुदाई कर सकते हैं। तो इस समय इस खुदाई, गड्ढे की खुदाई यदि हम इसी समय कर लेंगे तो पूरा गड्ढा जो है, सूर्य की तपती जो तपन है, उसकी गर्मी है, उसकी गर्मी से आपका गड्ढा पूरा उपचारित हो जाएगा। जो भी गड्ढे में कीड़े मकोड़े हैं, घास फूस के बीज हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो जब हम पौधा लगाएंगे उसमें, तो पौधे में किसी प्रकार की समस्या आने की संभावना कम रहेगी। जी अच्छा डॉक्टर साहब, जौन अपन किसान भाई लोग गड्ढा खोदे की तैयारी करत हो, तो गड्ढा कितना गहराई तक खोदे के चाहिए? जी देखिए, गड्ढे का सबसे पहले रेखांकन करने। रेखांकन का मतलब है कि हम कितनी दूरी पे कौन सा पौधा कितनी दूरी पे लगाएंगे, उसका दूरी निर्धारित कर लें। जैसे हम कोई फलदार वृक्ष लगा रहे हैं, कौन सी प्रजाति लगा रहे हैं, उस पे दूरी हमारी निर्भर कर। जैसे मान लिया आंवला किसी किसान भाई को लगाना है, अब आंवले की औसत जो दूरी है लगभग 6 मीटर से 7 मीटर है। तो किसान भाई उतनी दूरी पे गड्ढा खोदे, पहले खेत में चारों कोनों को बराबर कर लें, या तिकोना खेत है या किसी खेत का थोड़ा साइज अलग तरीके का है, तो वो खेत में रेखांकन करना, जिससे एक चौकोर एरिया उनको मिल जाए। उसके बाद 6 मीटर की दूरी पे चाहे चूने से या किसी झंडी से निशान लगा लें। और निशान लगाते समय ध्यान रखें, लाइन है हमारी सीधी रहनी चाहिए। लाइन सीधी करने का तरीका ये है कि अगर किसी कोने पे खड़े हो जाए, एक पूरी हमारा सिरा फिक्स करने, चाहे किसी दीवार से या सड़क से कहीं से एक हमारा सिरा फिक्स हो, तो दूसरा सिरा एक फिक्स करना है। तो पहले एक कोने से 4 मीटर
दूरी पे लें और दूसरे कोने पे 3 मीटर की, दूसरी लाइन में 3 मीटर की दूरी पे लें। जी जी। फिर इसके बाद जो विकर्ण होता है वो विकर्ण हमारा यदि 5 मीटर आ रहा है तो इसका मतलब हमारी लाइनें सीधी हैं। यदि 5 मीटर से कम है तो हमें जो लाइनों को आपस में इधर उधर एडजस्ट करके 5 मीटर विकर्ण हमको पूरा, पहला 3 और 4, तो 3, 4, 5 उसको फार्मूला बोलते हैं। उस फार्मूले से लाइन को सीधी कर लें, तो अपनी दूरी के हिसाब से वो लाइनें फिक्स कर लें और कितनी दूरी हमें रखनी। फिर आती है गड्ढे की खुदाई जी। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, गड्ढे की खुदाई। इससे हमारे पौधे की वृद्धि बहुत हद तक निर्भर करती है। तो जैसे हम फलदार वृक्ष लगा रहे हैं तो कोशिश करें किसान भाई कम से कम 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदें। जी जी। यानी कि 1 घन मीटर। यदि फलदार वृक्ष लगा रहे हैं, यदि वानिकी वाले वृक्ष लगा रहे हैं तो किसान भाई 2 फीट यानी कि 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोद सकते हैं। ये गड्ढा चाहे किसान भाई फावड़े से खोदें या ज्यादा गड्ढा खोदना है जेसीबी मशीन से या किसी और जो यंत्र है उससे खोद सकते हैं। खोदते समय मैं किसान भाइयों से बताना चाहूंगा एक विशेष सावधानी कि खोदते समय जो ऊपर की कम से कम 9 इंच 10 इंच तक की मिट्टी है वो मिट्टी एक तरफ रखें, बाकी के नीचे की मिट्टी दूसरी तरफ रखें। ये विशेष सावधानी जब भी गड्ढा खोदें ये जरूर रखें। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जवन ऊपर का 8 इंच या 9 इंच का मिट्टी अपन किसान भाई अलग रखत हुआ तो वो काहे बदे अलग रखें? जी, ये एक्चुअली इसमें होता क्या है कि ऊपर की ही मिट्टी हमारी उपजाऊ होती है। जी जी। जो उपजाऊ मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं या ऑर्गेनिक कार्बन होता है, जैव पदार्थ, उसमें ही सबसे ज्यादा मिट्टी, उसी में ही सब जैविक कार्बन और सारी जो है फर्टाइल मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी उतनी ही ऊंचाई में होती है, मतलब गहराई तक होती है, बाकी उतनी अच्छी मिट्टी नहीं होती है। तो यदि हम ऊपरी वाली मिट्टी को नीचे रख देंगे तो वो नीचे चली जाएगी, जमीन की गहरी सतह में चली जाएगी, फिर हमको फायदा नहीं होगा। तो जब हम गड्ढे की भराई करते हैं तो ऊपर की मिट्टी, सड़ी गोबर की खाद और बालू मिला करके भराई करें और उस मिट्टी को ऊपर ही रखें। जो मिट्टी ऊपर थी उसको अगेन पुनः ऊपर ही रखें भरते समय, तो उससे पौधे को पोषण, शुरुआती अवस्था में पोषण अच्छा मिलेगा। अन्यथा यदि वो ऊपर वाली मिट्टी नीचे चली जाएगी और नीचे की मिट्टी ऊपर चली जाएगी, क्योंकि नीचे की मिट्टी अनुपजाऊ या कम उपजाऊ है, तो पौधे की वृद्धि शुरुआत में प्रभावित होगी। ये मुख्य कारण है इसका। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे गड्ढा अपन तैयार कर ले हुआ किसान भाई लोग, तो गड्ढा तैयार कैले के बाद अगर पौध रोपण का तैयारी करत हुआ तो पौध का व्यवस्था कैसे करें वो? जी जी, पहले जैसे गड्ढा किसान भाई ने तैयार कर लिया उसको ऐसे छोड़ दें। उसके बाद पौधे को सुनिश्चित करने की अच्छी गुणवत्ता का पौधा उनको समय पे मिल जाए। इसके लिए जैसे फलदार वृक्ष है तो अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र पर, नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र पे जा सकते हैं, या हमारे किसान भाई उसमें जो उद्यान विभाग की जो राजकीय पौधशाला है, जैसे अपने जनपद जो है सोनभद्र में राजकीय उद्यान डोरी में है, वहाँ पे पौधशाला में देख सकते हैं। या और अच्छे वृक्ष चाहिए तो केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान लखनऊ में है, तो वहाँ पे किसान भाई वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे पौधा लेना है तो 20 जून से पहले ऑनलाइन अनुरोध पत्र होता है, उसमें ऑनलाइन फीडिंग करनी पड़ती है, एक मांग पत्र भी प्रस्तुत करना होता है। तो वहाँ से किसान भाई या हमारे जो उद्यान विभाग का शोध केंद्र है बंजरिया बस्ती में, वहाँ से किसान भाई अच्छी क्वालिटी के पौधे ले सकते हैं। वानकी पौधे हैं तो वानकी पौधे हमारे किसान भाई वन विभाग की नर्सरियों से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, जौन अपन किसान भाई लोग गड्ढा तैयार कर ले हुआ तो जैसे सड़ल गोबर का खाद अगर अपने गड्ढा में प्रयोग करत हुआ तो कब करे के चाहिए? एकाक पानी बरस गईले के बाद कि नहीं पहले? जी जी, पहले नहीं करें, क्योंकि अभी किसान भाई गोबर की खाद डाल देंगे तो इतनी गर्मी है तो जो गोबर की खाद में जो भी हमारे सूक्ष्म जीव, जो लाभदायक सूक्ष्म जीव, वो सारे मर जाएंगे। तो किसान भाई अभी गड्ढे को खोद करके और ऐसे ही गड्ढा छोड़ दें। जब बारिश होने की संभावना हो उससे 4-10 दिन पहले जब शुरुआत होती मानसून का, तब गड्ढे की भराई करें। पहले तो नीचे की मिट्टी जो है वो नीचे डालने दें, तो उसमें गोबर की खाद वगैरह मिला करके, फिर ऊपर की मिट्टी में बालू, कड़ी गोबर की खाद और ऊपर की मिट्टी का मिश्रण तैयार कर लें और उसको जमीन से कम 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरें। ऊंचाई तक भरने से फायदा क्या है कि जब बारिश होगी तो मिट्टी अपने आप बैठेगी, अन्यथा
जब आप ऊंचाई तक नहीं बढ़ेंगे, जब पौधा लगाएंगे तो मिट्टी नीचे नीचे बैठ जाएगी तो गड्ढा हो जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक गड्ढे को भर दें और 1-2 बारिश जब हो जाए और मिट्टी बैठ जाए, अन्यथा जब आप पौधा लगा लेंगे तो पौधे सहित मिट्टी बैठेगी तो जड़ हमारी प्रभावित होगी। तो जब 1-2 बारिश हो जाए और पौधा मिट्टी बैठ जाए तब उसमें गड्ढे के बीचों बीच में छोटा सा गड्ढा, पिंडी के आकार का गड्ढा बना करके तब रोपण करें। जी अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे सड़ल गोबर का खाद वगैरह अगर अपन किसान भाई लोग डालत हो तो वो सड़ल गोबर का ट्राइकोडर्मा डाल का शोधन उधन भी करे के चाहिए? जी देखिए, सबसे पहले तो ये सुनिश्चित करना है कि गोबर की खाद सड़ी, अन्यथा कई बार गोबर की खाद कच्ची रह जाती है, सड़ी हुई नहीं रहती है तो उसमें समस्या आती है। उसमें समस्या ये आती है कि दीमक लगनी, तो दीमक लग जाता है तो इसलिए सुनिश्चित करना है कि गोबर की खाद सड़ी हुई। और यदि उसमें ट्राइकोडर्मा, यदि कम हर गड्ढे में लगभग 100-200 ग्राम ट्राइकोडर्मा डाल दें, और ट्राइकोडर्मा डालने के लिए गोबर की खाद कम से कम मान लिया 1 कुंटल गोबर की खाद है तो उसमें 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा मिला करके और नम करके रख दें और नमयुक्त बोरे में उसको भर दें, बोरे से ढक दें, नमी वाले बोरे में, मतलब नमीयुक्त बोरे से ढक दें उसको। जी। और उसके बाद जो है बोरे से ढकने के बाद 7-8 दिन ऐसे ही छायादार स्थान पे रखते हैं और ये देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें सफेद फफूंदी टाइप की आ गई है। सफेद फफूंदी आ गई तो इसका मतलब कि हमारा ट्राइकोडर्मा सही है और उसको फिर अन्य गोबर की खाद में मिला करके जो उनको डालना है तब भरें। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ रासायनिक उर्वरक का भी प्रयोग अपन किसान भैया लोग कर सकना पेड़ लगाओ इससे पहले? कर सकते हैं। हमारे किसान भाई डीएपी है, यूरिया है, पोटास है, ये और ये सूक्ष्म पोषक तत्वों का के मिश्रण को किसान भाई लगाते समय नहीं बल्कि गड्ढे की भराई के समय जब ऊपर परत भर रहे हो तो उस समय किसान भाई उसमें डाल सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अपन किसान भाई लोग पौधा रोपण तक कर देना, लेकिन वो पौधा कभी कभी मने लगौले के बाद भी समाप्त हो जाला, लग नहीं पावे, तो ओकरे बदे कौन कौन ऐसा बात बा जौने बात पर अपन किसान भाई लोग ध्यान दें? जी देखिए, सबसे पहली जो मुख्य सावधानी है, किसान भाई पौधा लगाते समय पॉलीथीन की पिंडी पॉलीथीन की थैली में पैक है, पॉलीथीन थैली लगी है तो किसी ब्लेड की सहायता से पॉलीथीन की थैली अवश्य निकाल लें। ठीक है। और ये लगाते समय ये सुनिश्चित कर लें कि पिंडी नहीं टूटनी चाहिए। पिंडी टूट गई तो पौधा प्रभावित हो सकता है। पिंडी लगी हुई हो उसको सुरक्षित धीरे से उसको रखें। तीसरी प्रमुख सावधानी, पौधा लगाने के बाद पौधे और पिंडी के बीच में जितनी जो मिट्टी को अच्छी तरीके से दबा दें, पैर के बीच के एरियो से जो है उसको पूरी दबा दें जिससे हवा न रह जाए। यदि पौधे और जो है उस मिट्टी के गड्ढे के बीच में थोड़ी बहुत भी हवा रह जाएगी तो पौधे की वृद्धि प्रभावित होगी, जड़ खराब होगी। तो उससे जो है पूरा उसको अच्छी तरीके से दबा दे मिट्टी से और लगाने के तुरंत बाद पानी डाल। एक विशेष सावधानी और रखनी है कि कभी भी तेज बारिश में, जब बारिश कई बार किसान भाइयों को सोचना होता है कि हम बारिश में लगा देंगे तो हमको पानी नहीं देना पड़ेगा, ये सोच थोड़ी सी गलत होती है। तेज बारिश में पानी कभी भी पौधा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब हम पौधा लगाते हैं और बारिश हो रही होती है तो पौधे के आसपास हम मिट्टी न डाल करके कीचड़ भर रहे होते हैं मिट्टी का, तो उससे जो है मिट्टी एकदम कॉम्पैक्ट हो जाती है, बहुत कठोर हो जाती है, तो नई जो जड़ें निकलती हैं वो नहीं निकल पाती। इसलिए मौसम खुला हुआ हो, मिट्टी थोड़ी सी भुरभुरी हो, मिट्टी में पानी की मात्रा कम हो, तब उस समय पौधा लगाना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अपन किसान भाई लोग अगर पौधा रोपण कर देते हुआ, जौन पौधा अगर 1-8 साल का हो गल बा तो ओकर उर्वरक प्रबंधन कैसे करें? जी पहले मान लिया पौधा लगाने के बाद शुरू में पानी का ध्यान रखें, बारिश नहीं हो रही तो पानी दें और घास वगैरह की जो भी है निराई गुड़ाई करते रहें। उसके कम से कम 2-3 महीने के बाद में, पौधा लगाने के 2 महीने तो चूंकि शुरू में हम लगाते ही डालते ही हैं, तो 2-3 महीने के बाद लगभग 1-1 मुट्ठी 25-30 ग्राम यूरिया, 25-30 ग्राम डीएपी, थोड़ा सा 20-25 ग्राम पोटास, ये उसमें लगा भर दें, मतलब गुड़ाई करके गोबर की खाद के साथ डाल दें। तो साल में 2 से 3 बार हर साल देते रहें, जिससे कि जो है पौधे की वृद्धि अच्छी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अगर अपन किसान भाई लोग पौध रोपण कर दिले बा तो अगर जो जंगली पशु बाया या जानवर बाया या गांव में भी जानवर बा तो उनसे बचावे बदे वो का करें?
देखिए, पौधरोपण में एक जो बहुत बड़ी समस्या है कि जंगली जानवरों से बचाव के लिए तो सबसे पहले सुनिश्चित करना है पौधा लगा रहे हैं तो उसकी बैरिकेटिंग हो, यानी कि चाहे कटीले तार की फेंसिंग हो या और जो वुवेन वायर आता है, बुना हुआ वायर आता है, वायरनेस आता है, उसकी फेंसिंग कर दें। या वो नहीं कर सकते हैं तो पौधे में ट्री गार्ड आता है, ट्री गार्ड से फेंसिंग कर दें। वो भी नहीं हो पा रहा है तो पौधे के चारों तरफ 4 डंडे डाल करके उसको मच्छरदानी वाला जो कपड़ा आता है उस तरह से उसको पूरा लपेट दें, जिससे जानवर उसको ना खाने पाए। तो ये सुनिश्चित करें तभी लगाएं, पौधा लगाने से पहले ये जरूर सुनिश्चित कर लें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, चलत चलावत जौन अपन किसान भाई लोग बाया उनसे का कहल चाहिए, उनके का संदेश देवल चाहिए आप? चलते चलते मैं सभी किसान भाइयों से जरूर कहना चाहूंगा कि वृक्ष अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, क्योंकि यदि हमको शुद्ध ऑक्सीजन लेनी है, हम प्राणवायु ऑक्सीजन हमको चाहिए, तो हमें वृक्ष जरूर लगाना पड़ेगा। चाहे आप फलदार वृक्ष लगाएं, चाहे वानगी वृक्ष लगाएं, वृक्ष लगाएं और कोशिश करें अच्छी प्रजाति का लगाएं। और केवल लगाएं ही नहीं, लगाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उस पौधे की देख रेख करना। जैसे हम अपने बच्चों की देख रेख करते हैं, फसलों की देख रेख करते हैं, उसी तरह जो भी वृक्ष लगाएं उसकी पूरी देख रेख, भले हम कम वृक्ष लगाएं लेकिन उन वृक्षों की देख रेख अवश्य करें। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज आपसे हेलो किसान के अंतर्गत किसानवाणी कार्यक्रम में संपर्क भल और इतना बढ़िया आप अपने किसान भाई लोगन के जानकारी दिलें। ऐसे अपन किसान भाई लोग जरूर लाभ उठाई हैं। एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा, पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। देखा भैया कितना बढ़िया जानकारी हमको डॉक्टर रतन कुमार आनंद जी दे लेन हैं, इनके देवल जाए धन्यवाद। लेकिन झुरे झुरे नहीं, एक गीत के साथ। लेकिन उससे पहले कोई हमारे हाथे में एक बाती लगल बा, कहा तो वो बाच दे। बिल्कुल। तो देखें रावर्सगंज मंडी से है आलू लाल जौन है 900 से 1000 रुपया है। अपन प्याज जौन है 1500 से 1600 है। कोहड़ी जौन है 300 से 500 है। भिंडी जौन है 600 से 800 है। बोड़ा 1200 से 1500 है। लहसुन 7000 से 8000 कुंतल, 1 कुंतल में है। धनिया 4000 से 5000 कुंतल है। पालक 1000 से 1200 रुपया कुंतल है। खीरा 1500 से 1800 रुपया कुंतल है। ककड़ी 600 से 800 रुपया कुंतल है। फूल गोभी 1500 से 2000 रुपया प्रति सैकड़ा। पत्ता गोभी 1500 से 2000 रुपया प्रति सैकड़ा। नींबू जौन है वो 200 से 250 रुपया प्रति सैकड़ा हवा। बिल्कुल। देखें मौसम को भी बात कैल जाए तो आज का जौन अधिकतम तापमान बा 36 डिग्री सेल्सियस बा, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस बा। और रविवार तक का बरखा बुन्नी का अलर्ट भी जारी भयल बा, आंधी का भी। हम तो कथी कि अब बिना देर कैले उमा सिंह का गावल एक किसानी गीत सुनल जाए। चलो सुन लेवल जाए। सल
देखा नैना आई रनी हाँ, उमा सिंह किसानी गीत सुनावत रनी हाँ, इनके तो धन्यवाद बा। लेकिन अपने किसान भाई लोगन से हम यह कहब कि अगर अपने खेत में यूरिया का प्रयोग अपन किसान भैया लोग करत हुआ तो जो नीम कोटेड यूरिया बा ओकर प्रयोग करें, काहे से कि तेल या नीम आधारित पदार्थ के पर परत चढ़ावल जाला। ई परत मिट्टी में नाइट्रोजन के तेजी से नष्ट होए वाली प्रक्रिया के धीमा करल है, जौने से फसल में लंबे समय तक नाइट्रोजन उपलब्ध होत रहला। तो जरूर नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग अपन किसान भैया लोग करें। लेकिन देखें धीरे धीरे अपने कार्यक्रम का समय हो गल, अब हम लोगन के चले के चाहिए। तब भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।